तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि दुनिया के इस समय कई सारे देश स्पेस फोर्स बनाने की तैयारी कर रहे हैं। कई देशों द्वारा नई फोर्स का गठन किया गया है, तो कुछ देशों द्वारा किया ये गया है कि अपनी वायुसेना के अंदर ही स्पेस फोर्स का प्रावधान जोड़ दिया है और इसके लिए अलग से बजट भी आवंटित किया है ताकि उस नए अलॉट किए बजट का इस्तेमाल करते हुए स्पेस फोर्स को डेवलप किया जा सके। और दुर्भाग्य वाली बात यह है कि भारत अभी भी इस तरह का कोई भी कदम नहीं उठाया है, जबकि चाइना की अगर बात की जाए जो हमारा सबसे बड़ा राइवल है, तो उसके द्वारा अपनी स्पेस फोर्स का गठन कर दिया गया है। हालांकि भारत के पास कुछ वेपन अभी ऐसे हैं और कुछ है के ऊपर काम किया जा रहा है जो कि स्पेस फोर्स के लिए अनिवार्य होंगे। तो कहने का मतलब तैयारियां तो हमारी सारी थी, लेकिन स्पेशली अगर स्पेस फोर्स की बात की जाए तो अभी तक इसके गठन को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई है, जबकि वायुसेना द्वारा ऑफर दिया गया है कि क्यों ना स्पेस फोर्स का गठन वायुसेना के आधार पर ही कर दिया जाए, हमारी वायुसेना ही स्पेस फोर्स का काम भी संभाल सकती है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि इसके लिए अलग से बजट आवंटित करना पड़ेगा और इस समय हम लोग कई दूसरे कामों में व्यस्त हैं, इस वजह से इसको लेकर कोई ज्यादा चर्चाएं नहीं देखने के लिए मिली। लेकिन फ्रांस अपनी स्पेस फोर्स के ऊपर काम कर रहा है और देखने के लिए मिला ये है कि 42 की संख्या में रफाल F4 का नया ऑर्डर प्लेस किया गया है, स्पेशली अपनी स्पेस फोर्स के लिए। जी हाँ, फ्रांस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये घोषणा की गई है कि 5 बिलियन यूरोज यानी 5.5 बिलियन डॉलर्स खर्च किए गए हैं 42 रफाल खरीदने के लिए, जो कि F4 स्टैंडर्ड के होंगे और इसका इस्तेमाल किया जाएगा फ्रांस की स्पेस फोर्स के लिए। और इसी के साथ साथ इन 42 फाइटर जेट के ऑर्डर के बाद फ्रांसीसी फोर्सेस के पास अब टोटल नंबर में 234 रफाल हो जाएंगे। इसके साथ साथ अपने उपयोग में आने वाले कुल 12 रफाल जो ग्रीस को दिए थे, उनके बदले भी इन्होंने नए ऑर्डर्स दे दिए हैं। इसके अलावा अगर बाहरी देशों की बात की जाए तो इस समय 261 विमानों का नया ऑर्डर फ्रांस के पास मौजूद है। इसके साथ साथ फ्रांस के मंत्रालय की तरफ से ये भी जानकारी दी गई है कि 2030 के दशक में रफाल F4 स्टैंडर्ड के ऊपर काम शुरू किया जाएगा और जो रफाल F5 स्टैंडर्ड वाला होगा उसमें यूरोपियन न्यूरॉन कॉम्बैट ड्रोन प्रोग्राम को भी विंगमैन के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि जो फ्रेंको जर्मन परियोजना है जिसके तहत ये लोग फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम तैयार करने जा रहे हैं, यानी जिसे 6th जनरेशन का एयरक्राफ्ट कहा जा रहा है, उसको लेकर बताया जा रहा है कि वर्ष 2045 से 50 के बीच में वो सेवारत हो सकेगा। तो कहने का मतलब ये कि वर्ष 2045-50 तक ये जो पुराने वाले रफाल हैं ये पूरी तरह से सक्षम रहेंगे नए वॉरफेयर के साथ युद्ध लड़ने में। यानी सोचिए आपकी वर्ष 2045-50 तक युद्ध लड़ने के तरीके कितने बदल चुके होंगे। लेकिन इसके बावजूद ये जो अपग्रेड किए जा रहे हैं, जिसमें F4 स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया, फिर F5 स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया जाएगा, जिसमें कोई विशेष बदलाव एक्चुअली किया नहीं जाता है, कुछ हद तक एवियोनिक्स और सेंसर्स वगैरह में ही बदलाव देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये सारे बदलाव इतने ज्यादा इफेक्टिव होंगे कि उस समय तक ये बड़ी आसानी से युद्ध लड़ पाएंगे। तो कहने का मतलब रफाल फाइटर जेट जो भारत ने भी खरीदा है या जो हमारी नौसेना के लिए अब हम लोग फ्यूचर में भी खरीदने जा रहे हैं, ये एक बहुत ही अच्छा डिसीजन था। फ्रांस वो जो कि खुद अपने आप में एक महाशक्ति है, वो अगर 2045-50 तक रफाल के भरोसे ही रहेगा तो हमें कोई आपत्ति नहीं है कि हम भी इसके ऊपर लंबी निर्भरता ला सकते हैं। ये फाइटर जेट वाकई में काफी ज्यादा रिलायबल है, क्योंकि स्पेस फोर्स के लिए भी ये लोग जिस तरह के रफाल का चयन कर रहे हैं यानी F4 स्टैंडर्ड का, इसमें कुछ नहीं, जो स्पेक्ट्रा वॉरफेयर सिस्टम है उसमें कुछ हद तक बदलाव किए गए हैं, बाकी वही माइका मिसाइल लगी हुई है, वही साफरान द्वारा बनाया गया M88 का इंजन है, जो आफ्टर बर्नर के साथ टर्बोफैन इंजन लगा हुआ है वही का वही है। तो कहने का मतलब ज्यादातर चीजें वही पुरानी वाली है जो कि हमारे रफाल में भी मौजूद है। इसके अलावा दोस्तों आज की दूसरी खबर की बात की जाए तो वो निकल कर आ रही है DRDO की तरफ से। दरअसल मैं आपको बता दूं कि फ्राइडे के दिन आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के न्यू जनरेशन वेरिएंट का परीक्षण किया गया है और ये परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा है। इस बार बताया जा रहा है कि इस परीक्षण के दौरान महत्वपूर्ण चीज ये थी कि एक लो एल्टीट्यूड पर उड़ने वाले हाई स्पीड ड्रोन को इस मिसाइल के जरिए मारकर गिराया गया, जो कि बहुत ज्यादा मैनवर्स करता है, काफी कम ऊंचाई पर उड़ सकता है। इसके साथ साथ इस टारगेट का जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो भी काफी कम होता है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद आकाश सिम के न्यू जनरेशन वेरिएंट ने इसे सफलतापूर्वक मारकर गिरा दिया और इस तरह से ये टेस्ट 100% सफल साबित हुआ। इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि इस टेस्ट के बाद अब यूजर ट्रायल के सारे रास्ते खुल चुके हैं, यानी अब जो हमारी फोर्सेज इनका इस्तेमाल करेगी केवल उन्हीं के लिए टेस्ट बाकी है, बाकी इसके डेवलपमेंट परीक्षण पूरे हो चुके हैं। इसी के साथ साथ इस बार का जो टेस्ट किया गया इसमें खास ये था कि इसके लिए स्वदेशी तौर पर रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर तैयार किया गया था। वो सीकर जो कि टारगेट को पहचानता है, उस सीकर को स्वदेशी तौर पर तैयार किया गया था और उसे भी इस टेस्ट के दौरान वैलिडेट किया गया, जो कि सभी मानकों पर खरा पाया गया। इसके अलावा स्वदेशी लॉन्चर, मल्टीफंक्शनल रडार और कमांड सिस्टम, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, इन सभी से ये वेपन लैस था और सारी चीजों ने बराबर परफॉर्म किया।
साथ ही इसकी रेंज भी अपग्रेडेड है। 70 से लेकर 80 किलोमीटर तक की ये आपको रेंज प्रोवाइड कराती है। तो ये अपने मूल वेरिएंट से, यानी जिसे केवल आकाश स्वयं कहा जाता है, उससे काफी ज्यादा एडवांस होगी और काफी लंबी दूरी पर टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने में पूरी तरह से सक्षम होगी। अब अगर पुराना वेरिएंट इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ है और दुनिया के कई सारे देशों द्वारा इसे खरीदा गया है, कई और सारे देश इसे खरीदने जा रहे हैं, उसके बाद अब आकाश एनजी का मैदान में उतर जाना, कहने का मतलब ये अब हमारे एक्सपोर्ट के लिए और नए रास्ते खोल देगा, क्योंकि अब ये पूरी तरह से इजराइल के बराकेट के पैरेलली चलने वाला है और उससे कम कीमतों पर उपलब्ध भी है। तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि इन फ्यूचर इसको लेकर नए ऑर्डर्स हमें जल्दी मिलेंगे।